देखिए, सत्ताधारी दल है, अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सही मायनों में तो बात ये है, तो वो कुछ भी कह रहे हैं। अभी उन्होंने एक शब्द कहा कि जो विरोध हो रहा है वो या दूसरों के पक्ष की बात या मुल्ला और मुसलमानों की बात की जा रही है। मतलब अगर हम ये बात कहें तो आप पुरोहितों की चिंता कर रहे हैं, पंडितों की चिंता कर रहे हैं, तो ये सुनने में कितना बुरा लगेगा। जब हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, यहाँ एक बड़ा गुलदस्ता है जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है, उस सम्मान की बात क्या। जब मोदी जी देश में से बाहर जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो बौद्ध की धरती, महात्मा गांधी की धरती, तमाम और सारी उनका सम्मान इसीलिए होता है कि हम सबका सम्मान यहाँ करते हैं। सारे धर्म, सारे पंथ, सारे वर्गों का यहाँ सम्मान होता है देश में, इसीलिए हमारे लोगों का सम्मान देश के बाहर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी भू माफिया है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, सबसे बड़ी भू माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मुझे बताइए, इनको जमीनों की चिंता है, जमीनों के जो मुकदमे उनके निर्वहन की चिंता है, तो ये बताइए श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो भू माफिया की तरह वहां काम कर रहा है, जिसपे आरोप लगाए उसमें भी तमाम हिंदू हैं, चंपत राय के ऊपर इन्होंने कौन सी काम किया, जो महासचिव है वहां पे, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर आपको चिंता है देश के अंदर, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि बड़ी भू माफिया, ठीक है, अगर आपकी बात मान मिले, लेकिन कम से कम जो यहां पर पीड़ित होगा वो कोर्ट तो जा सकता है ना, कोर्ट जाके बोल तो सकता है ना कि इस शख्स ने मेरी जमीन हड़प ली है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड में अगर उसने किसी भी जमीन पर दावा कर दिया तो कोई पीड़ित जा ही नहीं सकता कोर्ट, क्योंकि उसमें संशोधन में पूरा साफ है, आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कोई कब्जा भी कर रहा है, लेकिन कोर्ट का दरवाजा तो खुला है ना, यहां पर तो कोर्ट का दरवाजा नहीं खुला, और यहीं पर कोर्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की जा रही है संशोधन विधेयक के जरिए, और आप लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं। भागीरथ भाई, मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी भूमाफिया। देश का सबसे पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनाया गया, कागजों में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का टेंडर हुआ, अपने यार मित्रों को दे दिया गया, लेकिन जिस दिन उसका उद्घाटन होता उससे एक दिन पहले उसका नाम बदल दिया, रानी कमलापति कर दिया गया। यह हिंदू मुसलमान करने का काम होता है। और किस हबीबगंज स्टेशन का नाम, जिन हबीब मियां ने वो जमीन दी जिसपे रेलवे स्टेशन बना, उनकी निजी जमीन थी, उनका नामो निशान मिटाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको हर जगह दिखाना है कि हम किस तरीके से मुसलमानों का नामो निशान मिटा रहे हैं, मुसलमानों से कैसे काम कर रहे हैं, ये केवल दिखा। लेकिन हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसको रानी कमलापति बना दिया, क्या बेहतर सुविधाएं हुई वहां पे? एक भूल भुलैया के अलावा रानी कमलापति कुछ नहीं है। और जिसको दिया गया उसने एक बेहतरीन मॉल बना दिया है, बेहतरीन एक और मॉल बनने जा रहा है। केवल और केवल पैसे की कमाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो रानी कमलापति स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन। लेकिन मैंने आपसे सीधा सवाल किया था कि अगर किसी को परेशानी वो कोर्ट तो जा सकता है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता। भागीरथ भाई, मैंने आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया। दूसरा, देश की संपत्ति, रेलवे का मैंने उदाहरण दिया, सेना की संपत्ति, बीएचएल की संपत्ति और अन्य संपत्ति बेची जा रही। कौन कोर्ट में जाएगा? किसके खिलाफ कोर्ट में जाएगा? रेलवे स्टेशन के खिलाफ, नाम बदलने के खिलाफ, स्टेशन के खिलाफ कौन गया कोर्ट में? लोग केवल पार्किंग के लिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद आलोक संजर पार्किंग का जो शुल्क लिया जा रहा था उसके विरोध में खड़े रहे, वो विरोध नहीं हो पाया खत्म। आप जमीन की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए बात करी। कौन कोर्ट में जा पाएगा? ये भू माफिया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, ये सारे काम ऐसे कर रही है कि लोग कोर्ट भी ना जा पाएं, लोग बात भी ना कर पाएं, और जो बात करेगा वो हिंदू मुसलमान के दायरे में आकर के देशद्रोही, सनातन, बहरहाल कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, लेकिन कम से कम प्रावधान तो है। अगर आपको किसी भी समस्या में अगर है परेशानी तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, कम से कम प्रावधान है यहाँ पर, लेकिन प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रावधान नहीं है। नवीन गौड़, अंतिम एक बात, संक्षेप, अंतिम बात भागीरथ भाई, वक्फ का मतलब क्या है? वो जमीन मैं दे रहा हूं अपने खुदा के लिए, जो भले के काम के लिए आएगा। अगर मेरे पूर्वजों ने दे दी है जमीन, बात तो उस पे होनी चाहिए तो यही तो बताना पड़ेगा ना आपको कब्जा क्यों, कि कब आपने जमीन दान की है और किस तरह से आपने दान की है। सिर्फ नोटिफिकेशन में आपको ये देना कि जमीन हमारे ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ठीक है नवीन गौड़ जी, ठीक है, क्यों हड़पना चाहती है नवीन गौड़ जी। भागीरथ भाई, जब एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वक्फ बोर्ड के साथ में, असीमित शक्तियां, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी को उनकी असीमित शक्तियां याद दिला दी गई और फिर वो लंका चले गए और लंका जला है। तो वक्फ बोर्ड को भी हम उस असीमित शक्तियों के साथ में बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी शक्तियां दे दी गई हो। अपील करने की भी बात नहीं हो, कहीं कोई बात नहीं कह सकता, जिस पे हाथ रख दिया बस वही सोने का हो जाएगा या वो कंगाल हो जाएगा, उस तरीके की शक्तियां नहीं है। और चर्चा है, आप सदन में चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वैसी शक्तियां नहीं। इस पर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज ने भी कमेंट किया था,
उन्होंने साफ तौर से कहा था जब एक मामला चल रहा था कि भैया अगर ये दान की गई है तो कब दान की गई है, इसका ओनर कौन था बताइए। अगर आपको बस चलेगा तो लाल किला ताजमहल पर भी आप क्या दावा ठोक देंगे। अगर कुछ हो रहा है तो आप उसका जवाब तो देंगे ना। आपसे कहेंगे नोटिफिकेशन निकाल दिया आपने और ये वक्फ की संपत्ति होगी। यही तो असीमित शक्तियां है ना, यही तो असीमित शक्ति है कि आप इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कोर्ट में जाएंगे तो वहां के वकील बोलते कि भैया कि हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया इसलिए वक्फ की संपत्ति हो गई। ऐसा कैसे? यही तो असीमित शक्तियां हैं। भागीरथ भाई, वक्फ में जो प्रमुख बनाया जाएगा वो राज्य सरकार और देश की सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। यानी सरकार का नियंत्रण है, सरकार के द्वारा बैठाए गए व्यक्ति का नियंत्रण है। अगर हम असीमित शक्तियों की बात कर रहे हैं, नियंत्रण तो सरकार का है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको प्रचारित किया जा रहा है या इसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है, वो गलत है। असीमित शक्तियां नहीं है, कंट्रोल है। हाँ, शक्ति कम ज्यादा हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो शब्दावली असीमित शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वैसा तो नहीं है। थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने भी किया है और भी लोगों ने किया होगा जो इन सब बातों को कह रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है जो आप कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया, तो उसी बात के लिए इतनी बात आगे बढ़ी जो ठीक है। लेकिन आप ये मानते कि हाँ कम से कम ये होना चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोर्ट जाने का अधिकार तो मिलना चाहिए। भागीरथ भाई, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात को मैं नहीं बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि अगर किसी को आपत्ति है, जैसे कि आपने इसको लेकर के आए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और उस पर सबका पक्ष रखा, लेकिन कहां पक्ष रखा? तो वैसी सरकार भी असीमित मैंने आपसे कहा अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो कोर्ट जाना चाहे तो उसके अधिकार तो मिलना चाहिए ना कम से कम। भाई बस हाँ या ना मुझे बता दीजिए। क्यों हाँ या ना? उसी पर तो चर्चा हो रही है, फिर बात निकलेगी ना। विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी सलाह मुझे लगता है कि वाकई बड़ी विडंबना है। नवीन गौड़ जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनेताओं की बड़ी विडंबना है यहाँ पर ठीक है नवीन गौड़ जी, यहाँ हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी हैं प्रियदर्शनी रंजन जी, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत की बात करी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोनों पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी बना करके और सब कुछ अपना हलफ, जैसे धारा 370 का शायद वो जिक्र करना चाह रहे थे। देखिए, जनता ने बहुमत नहीं दिया उस लायक, लंगड़ी लूली सरकार है और जनता ने इसीलिए ऐसा मैंडेट दिया ताकि अपनी तानाशाही नहीं कर सके, इसीलिए ये नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये कर चुके होते अभी तक इस तरीके की हरकतें, जैसे इन्होंने धोखा देने धारा 370 के नाम पे। ठीक है, लेकिन इस बात मुझे लगता है शायद भूल गए इसके 10 साल पहले तक मैंडेट था लोकसभा